प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्वार्ध का सारांश समाप्त कर लिया था। अब हम लोग उत्तरार्ध का सारांश शुरू करेंगे। पिछले में हम लोगों ने देखा था कि मुन्नी को उसके ससुराल भेज दिया जाता है। समर की परीक्षा समाप्त हो जाती है। समर तथा दिवाकर सिनेमा जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। दोनों सिनेमा जाते हैं। शाम को लौटकर जब समर आता है तो उसके मन में भी ऐसी इच्छा जागती है कि काश वो अभी अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा जाता। तो आइए अब आगे देखते हैं किस प्रकार से समर और प्रभा दोनों के बीच में अभी बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर एक दूसरे से लिपटकर किस प्रकार से फूट फूट कर रोए हैं और अपने मन के गिले शिकवे दोनों ने समाप्त किए हैं। अपने नए अनुभव से पुलकित होकर समर को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आज वह बहुत प्रसन्न था। जैसा कि जब सुबह उठकर वह चलने लगा तो हम लोगों ने देखा था कि प्रभा ने समर से कहा था कि उसे अपनी माँ को एक पत्र लिखना है, जिसके लिए वह अर्थात समर एक पोस्ट कार्ड ला दे। तो समर सुबह उठा तो उसे काफ़ी खुशी थी, क्योंकि उसके मन का बोझ जो था वह हल्का हो गया था। प्रभा के प्रति जो उसके मन में दुर्भावनाएं थी और प्रभा के मन में जो समर के प्रति दुर्भावनाएं थी, ये सारी दुर्भावनाएं दूर हो गई थी। दुर्भावना मीन्स इल फीलिंग्स। सबकी आंखों से बचता दिवाकर के घर सुबह सुबह पोस्टकार्ड लेने पहुंचा। कोई देखे ना, इसलिए सबकी नज़र से बचते बचते वह पोस्ट कार्ड लेने के लिए अपने दोस्त दिवाकर के घर पहुंचा। उसके चेहरे की खुशी को दिवाकर भी तार गया था। आज समर खुश था। बाकी दिन समर जब दिवाकर के पास जाता था तो उसका चेहरा लटका हुआ रहता था, लेकिन आज उसका चेहरा खिला हुआ है। तो यह देख करके समर भी तार गया था। तार गया था मतलब समझ गया था। ये एक मुहावरा है, ये एक मुहावरा है, तार जाना। तार जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है समझ जाना। तो समझ गया था। दिवाकर ने बताया कि उस दिन उसके चचेरे भाई शिरीष भाई आने वाले थे। दिवाकर ने समर को बताया कि आज उसके चचेरे भाई शिरीष भाई आने वाले हैं। तो वह उनसे समर को मिलाना चाहता था। कहने का मतलब कि समर को शिरीष भाई से मिलवाएगा, कि ताकि शिरीष भाई का जो विचार है उसके विचार से समर प्रभावित हो। क्योंकि समर जो अपना वेशभूषा बनाकर रहता था, उस वेशभूषा को शिरीष भाई बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दिवाकर के समझाने पर समर मानता नहीं था। अपनी वेशभूषा में कोई परिवर्तन लाता नहीं था। तो दिवाकर चाहता था कि समर को शिरीष भाई से मिलवा दे और शिरीष भाई जब अपना विचार उसके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो शिरीष भाई के विचार से प्रभावित होकर समर हो सकता है कि अपनी वेशभूषा बदल दे। उसने समर को चोटी कटवाने की सलाह दी, क्योंकि शिरीष भाई इसे ढोंग मानते थे। इस बात पर दोनों के बीच मंदिर, धर्म आदि पर बात चल पड़ी। अब दिवाकर ने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें तो शिरीष भाई से मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले ये अपनी चोटी कटवानी होगी, क्योंकि इस तरह की चोटी को शिरीष भाई ढोंग मानते हैं, दिखावा मानते हैं। अब जैसे ही उसने यह बात कही, वैसे ही समर और दिवाकर के बीच बहस छिड़ गई और दोनों मंदिर, धर्म इत्यादि इत्यादि पर बहस करने लगे। समर चोटी रखने के कारण का तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सका। जब दिवाकर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम यह चोटी रखते क्यों हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, तो समर ने जो जवाब दिया दिवाकर को,
अपनी चोटी रखने के पीछे जो लॉजिक दिया वह किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं था, सुटेबल नहीं था। समर ने दिवाकर से कहा कि अब शायद ही वह आगे पढ़ पाए। अब सिनेमा देख करके लौटते समय भी समर ने यही बात कही थी कि शायद अब उसकी पढ़ाई आगे नहीं हो पाएगी। लेकिन आज जब वह सुबह दिवाकर से मिलने गया तो फिर उसने यही बात कही, यदि कहीं 150 की नौकरी मिल जाए तो काम चले। समर ने एक प्रस्ताव रखा अपने दोस्त के सामने कि देखो भाई, मुझे कहीं 150 रुपए की नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता, मेरा काम चलता, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और घर में दो दो छोटे भाई पढ़ने वाले हैं, मैं भी पढ़ने वाला हूँ और कमाने वाला सिर्फ मेरा भाई धीरज है, जिसकी महीने भर की तनख्वाह है 99 रुपये, 99 रुपीज़, और पिताजी को जो पेंशन मिलती है वह सिर्फ 25 रुपये है और घर में कुल मिलाकर के 10 आदमी का खर्च है। यदि वह नौकरी दिलवाने में कुछ मदद कर सकता है तो बताए। समर ने दिवाकर से पूछा कि मेरी नौकरी की तलाश में यदि तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो बताओ। दिवाकर ने कहा कि अच्छी पढ़ाई के बिना अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती। दिवाकर ने कहा कि जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं हो तब तक नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती है। तब उसने बताया कि अतः उन्हें थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहिए। थर्ड ईयर मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहिए। इंटर का 2 ईयर हुआ, 2 साल हुआ, 11-12, और उसके बाद ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऑनर्स का हुआ फिफ्थ ईयर, मास्टर डिग्री का 6th एंड 7th, मतलब आफ्टर 10 7 साल और पढ़ने के बाद मास्टर डिग्री की पढ़ाई समाप्त होती है। तो उसने कहा कि थर्ड ईयर में एडमिशन लो, जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। दिवाकर से पोस्ट कार्ड लेकर समर खुशी खुशी घर पहुंचा। दिवाकर से पोस्ट कार्ड ले लिया और समर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। वर्षों बाद उसका जी हल्का हुआ था, वर्षों बाद उसका मन आज हल्का हुआ था, क्योंकि उसकी बातचीत पत्नी से हो रही थी और दोनों ही पति पत्नी अपने अपने मन के गिले शिकवे मिटा दिए थे। अब उसके मन में प्रभा के प्रति केवल दया तथा सहानुभूति के भाव थे। पहले वही समर जब प्रभा परेशान होती थी तो समर खुश होता था, लेकिन अब प्रभा के प्रति समर के मन में सिंपैथी और दया है। वह चुपचाप चौके में पटरा खींचकर बैठ गया। पटरा खींचकर मतलब पीढ़ा खींचकर बैठ गया। प्रभा ने जब खाना रखा तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजब संतोष की आभा थी। प्रभा ने जब समर को खाना परोसा तो प्रभा ने देखा कि आज समर के चेहरे पर संतोष की एक चमक है, सेटिस्फेक्शन की चमक है। जब वह खाना खाकर जाने लगी तो समर ने देखा, सॉरी, खाना रख कर जाने लगी तो समर ने देखा कि उसकी धोती बहुत जगह से फटी और सिली हुई थी। प्रभा ने जब खाना परोस दिया और फिर वह मुड़ करके जब चलने लगी तो समर का ध्यान उसकी फटी हुई साड़ी पर गया और उसने देखा कि उसकी साड़ी जगह जगह से सिली हुई थी। उसके मन में विचार आया कि इसकी किसी को चिंता नहीं। उसने सोचा कि प्रभा की साड़ी जगह जगह फटी हुई है, सिली हुई है और इस बात की चिंता हमारे परिवार में किसी को नहीं है। जनवरी फरवरी की ठंड के महीने में उसने इस धोती में कितना कष्ट सहा होगा। उसने अपने मन में सोचा समझने कि जनवरी और फरवरी में काफ़ी ठंडक रहती है, काफ़ी ठंड पड़ती है और उस ठंड के महीने में इस प्रकार की फटी हुई साड़ी में उसने कितना कष्ट भोगा होगा। उसे आत्मग्लानी ग्लानि हुई, अपने आप पर शर्मिंदा का भाव, अपने आप में शर्मिंदगी का भाव उसे हुआ। आत्मग्लानि का मतलब होता है अपने
किए पर पछतावा होना। तो उसने जो उसके साथ अब तक अत्याचार किए, अब तक जो उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिए, इन सारी बातों के कारण उसे आत्मग्लानि हो रही थी। अपने किए हुए कर्म पर, किए हुए व्यवहार के कारण उसे पछतावा हो रहा था। उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे प्रभा की दशा देख करके बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए वो खाना नहीं खाया। ऊपर आकर कोठरी बंद करके समर अपने बिस्तर पर लेटकर बुरी तरह रोने लगा। वह ऊपर अपने कमरे में आया, लेट गया और बुरी तरह से रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि अब तक जो उसने प्रभा के प्रति व्यवहार किए थे, उन सभी व्यवहारों के प्रति उसके मन में आत्मग्लानि हो रही थी, जिसके कारण वह रोने लगा। वह स्वयं को धिक्कार रहा था तथा अंतर्यामी से उस निरीह अबला पर उसके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए क्षमा याचना करना चाह रहा था। कहने का मतलब यह है कि वह स्वयं को तो धिक्कार ही रहा था कि मैंने उसके प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया, साथ ही उसने उस अबला नारी पर जो उसके परिवार के लोगों ने अत्याचार किए, उस अत्याचार के लिए अंतर्यामी से, अंतर्यामी मतलब जो भीतर की बात को जान जाता है, उसको क्या कहते हैं? अंतर्यामी। अंतर्यामी अब यहाँ सीधा मान करके चलिए, इसका मतलब हुआ ईश्वर, है ना, से क्षमा याचना अर्थात माफ कर देने के लिए प्रार्थना कर रहा था। सुहाग रात के दिन न बोलने का कारण भी प्रभा ने समर को बता दिया था। पहले तो समर को लगा कि जब वह उससे नहीं बोली तो शायद समर को लगा कि शायद उसे अपनी पढ़ाई का घमंड है, अपनी सुंदरता का घमंड है। लेकिन जब उस रात जब दोनों मिले, एक दूसरे से अपने अपने मन की बात बताई, तो दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए थे। तो वह भी अब उसे लग रहा था कि वह कितना निर्दोष थी और मैंने अपने मन में क्या क्या उल्टी सीधी बातें सोच करके और उसे इतना सताता रहा। उसने बताया था उस दिन बातचीत न करने का, न बोलने का कारण क्या? थकान, घर की याद, बदन टूटना, शरीर में दर्द, उदासी, मुन्नी की कहानी। और जब वह यहाँ आई तब उसे पता चला कि उसकी ननद जो मुन्नी है, किस प्रकार से पति के द्वारा प्रताड़ित होकर के, उसके अत्याचार का शिकार होकर के और मायके में रहने के लिए मजबूर है। ये सारी कहानी। और सामने के घर में सामल की बहू ने जो मिट्टी का तेल छिड़क कर और आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, ये सारी बातें सुन करके उसका मन बहुत उदास था और न जाने मन में कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी, जिसके कारण उसने उस दिन बातचीत नहीं की। समर का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। प्रभा ने साफ साफ बता दिया था कि उसने समर का कोई अपमान नहीं किया, अपमान करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अम्मा तथा भाभी के प्रभा से नाराज होने का कारण पूछने पर प्रभा ने समर को बताया कि अम्मा जी की नाराजगी का कारण पर्याप्त दहेज न मिलना है तथा भाभी उसकी पढ़ाई तथा प्रशंसा के कारण उससे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि अम्मा और मुन्नी बीवी ने प्रचार कर दिया था कि बहू चाहे कुछ लाई न हो पर बड़ी बहू से लाख दर्जा अच्छी है। भाभी को नाराज करने के लिए इतनी बातें काफी थी। कहने का मतलब कि अम्मा तथा भाभी के प्रभा से नाराज होने का कारण जब समर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अम्मा और भाभी तुमसे क्यों नाराज रहती हैं, तो प्रभा ने बताया था समर को। क्या बताया था? ये देखिए, अम्मा की नाराजगी का कारण क्या था? शादी में पर्याप्त दहेज न मिलना। और भाभी की नाराजगी का कारण क्या था? कि प्रभा पढ़ी लिखी थी, जिसके कारण लोग उसकी प्रशंसा करते थे। और मुन्नी ने और अम्मा ने
दोनों ने इधर उधर अड़ोस में पड़ोस में चारों तरफ प्रचार कर दिया था कि बहू अपने साथ कुछ न लाई, लेकिन बड़ी वाली बहू से लाख दर्जा छोटी वाली बहू अच्छी है। अब इतनी बात भाभी की नाराजगी के लिए काफी थी, क्योंकि कोई भी महिला नहीं चाहती कि उसकी अच्छाई की तुलना किसी और महिला के साथ की जाए या किसी और महिला को उस महिला से बढ़ कर के दिखाया जाए या उससे ज़्यादा अच्छा बताया जाए, जिसके कारण वह नाराज रहती थी। आगे देखें। घर में सबको पता चल गया कि समर तथा प्रभा आपस में बोलने लगे हैं। अब पहले घर में सबको मालूम था कि समर और प्रभा दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है, लेकिन अब सबको पता चल गया कि समर और प्रभा दोनों आपस में बातचीत करने लगे हैं। प्रभा ने समर को बता दिया कि खाना बनाने की रस्म वाले दिन भाभी ने चुपके से दाल में एक मुट्ठी नमक डाल दिया था। अब जिस दिन पहले दिन रस्म हो रहा था खाना बनाने का, उस दिन जो दाल में ज़्यादा नमक था वह नमक प्रभा ने नहीं रखे थे। बाद में जाकर भाभी ने चुपके से एक मुट्ठी नमक उसमें मिला दिया था। यह बात भी प्रभा ने समर को बताई, तो समर का जो प्रभा के प्रति जो विश्वास था वह विश्वास और प्रबल हो गया और मजबूत हो गया। वह समझ गया कि प्रभा ने दाल में नमक नहीं डाले थे, जबकि उसकी बड़ाई न हो कि हाँ उसने अच्छा खाना बनाया है, इसलिए उसके प्रति एक साजिश की गई थी, कॉन्स्पिरेसी किया गया था। प्रभा चाहती थी कि समर आगे पढ़े, कम से कम एमए जरूर करे। प्रभा यह चाहती थी कि समर पढ़े, कम से कम एमए तो जरूर करे। बाबूजी और भाई साहब चाहते थे कि समर नौकरी शुरू कर दे। बाबूजी चाहते थे और भाई साहब मतलब धीरज चाहता था कि समर अब पढ़ाई न करे, कोई नौकरी शुरू करे। 2 दिन बाद जब समर ने भाभी तथा अम्मा से प्रभा के लिए एक धोती देने की बात की तो हंगामा मच गया तथा पर्याप्त दहेज न आने और शादी का हिसाब मांगने की बात कहकर ताने दिए। कहने का मतलब यह है कि 2 दिन बाद समर ने भाभी तथा अम्मा से कहा कि यदि आप लोगों के पास कोई एक साड़ी हो तो दे दीजिए, क्योंकि प्रभा की साड़ी फट गई है और उसे पहनने के लिए साड़ी नहीं है। तो घर में हंगामा मच गया और सबके सब ये कहने लगे कि दहेज में तो कुछ मिला ही नहीं, और यहाँ तक कि समर को कह दिया गया कि तुम्हारी शादी में जो खर्च हुआ और शादी में जो सामान वगैरह ससुराल वालों ने दिए उसका हिसाब मांगना चाह रहे हो। आगे देखेंगे। समर ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाकर अपना नाम लिखवाना चाहा, पर वहाँ पद बहुत कम थे और उम्मीदवारों की भीड़ थी। कहने का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, जहाँ पर बेरोजगार लोग जा कर के और अपना सीवी अपना डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स जमा करते हैं और अपना नाम लिखवाते हैं। और जब कहीं पर कोई वैकेंसी होती है, कोई पद खाली होता है, तो उस पद की भर्ती के लिए, उस पर अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए उस ऑफिस के लोग एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से मांगते हैं कि आपके पास कोई सुटेबल कैंडिडेट ने अपना सीवी जमा किया है, अपना बायोडाटा जमा कर रखा है, तो आप उसको हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं। तो समर गया एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम लिखवाया। लिखवाने के बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ने चलेंगे तो वहाँ उसका नाम तो लिख लिया गया, लेकिन बता दिया गया कि तुम जितने पढ़े लिखे हो उतने पढ़े लिखे और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों ने
पहले से अपने नाम यहाँ लिखा रखे हैं, इसलिए जल्दी तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए इसकी आशा मत करना। तो वहाँ से भी वह नाम उम्मीद होकर के ही नामुरीद होकर के ही लौट रहा था। हाँ, वहाँ उसे एक सज्जन अवश्य मिले जिनकी बातें उसे अच्छी लगी। अब वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जब अपना नाम लिखवाने गया था तो एक जेंटलमैन मिल गए जिनसे उसकी बातचीत हुई और उनकी बातचीत समर को अच्छी लगी। उनसे बातचीत बातचीत करके उसे लगा कि महान वही बन सकता है जिसको खाने पहनने की चिंता न हो। जब उसने उस व्यक्ति से बातचीत की तो बातचीत के सिलसिले में उसे पता चल गया कि कोई भी आदमी महान तभी बन सकता है जब उसे खाने और पहनने की चिंता न हो। कहने का मतलब खाने और पहनने के लिए पर्याप्त साधन उसके पास हो, तभी वह आदमी महान बन सकता है। और जो अपने खाना के लिए और पहनने के लिए ही रात दिन चिंता में डूबा रहे, वह आदमी कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि वह अपनी सारी ताकत अपना पेट भरने और शरीर को ढकने में ही लगा देता है, इसलिए वह महान नहीं बन सकता। भूख की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति तो उसमें ही उलझकर रह जाएगा। जो व्यक्ति भूख की लड़ाई लड़ रहा है ना, जो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, वह व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन सकता। समर घर आया तो अमर डाकिए से पत्र लेकर अंदर जा रहा था। समर जब घर आया तो देखा कि उसका जो छोटा भाई है अमर, वह एक लेटर लेकर के, जो डाकिया मतलब पोस्टमैन, डाकिया मतलब होगा पोस्टमैन, तो पोस्टमैन ने एक लेटर दिया था, उस लेटर को लेकर भीतर जा रहा था। पत्र प्रभा का था, वह लेटर प्रभा का था, जोधपुर से आया था। जोधपुर में रमा नाम की एक सहेली रहती थी जो प्रभा के साथ पढ़ती थी। उसकी शादी जोधपुर में हुई थी, तो उसने जोधपुर से अपनी सहेली प्रभा को पत्र लिखा था। समर ने अमर से पत्र ले लिया और प्रभा को दे दिया। प्रभा पत्र देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। पत्र उसकी सखी रमा का था जो जोधपुर में रहती थी। उसकी सहेली का पत्र आया था, इसलिए उस पत्र को लेकर के वह बहुत खुश थी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ भी लिखा हुआ है कि उस सहेली का नाम रमा था जिसका विवाह जोधपुर में हुआ था। वह जोधपुर में रहती थी। प्रभा आटा छान रही थी, जिसके कारण वह उस समय पत्र नहीं पढ़ सकती थी। उस समय वह आटा छान रही थी, इसलिए उस समय वह उस पत्र को नहीं पढ़ सकती थी। उसने पत्र संदूक में रखने के लिए कहा। उसने समर को कहा कि पत्र को संदूक में, जो बड़ा सा वुडन बॉक्स होता है उसको संदूक बोलते हैं, उसमें रख देने के लिए कहा। समर ने संदूक खोला, उसमें प्रभा का एक पत्र रखा था जिसे उसने रमा के लिए लिखा था, पर लिफाफा न होने के कारण पोस्ट नहीं हुआ था। कहने का मतलब कि समर ने जब उस पत्र को रखने के लिए संदूक को खोला तो उसमें देखा कि एक पत्र उसमें पहले से पड़ा हुआ है, जिस पत्र को प्रभा ने रमा के लिए लिखा था, लेकिन लिफाफा अर्थात एनवेलप नहीं होने के कारण उसने उस लेटर को पोस्ट नहीं किया था। कागज पर लिखा था जो लेटर, उस लेटर को फिर लिफाफा में डालना था। लिफाफा नहीं होने के कारण वह पत्र ऐसे ही पड़ा हुआ था। समर ने वह पत्र पढ़ा और उसे प्रभा की महत्वाकांक्षाओं के संबंध में पता चला। जब समर ने उस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में प्रभा ने अपने एम्बिशन के बारे में रमा को बताया था, और पत्र पढ़ने के बाद इस एम्बिशन की जानकारी समर को भी हो गई। पत्र पढ़कर उसने वहीं रख दिया। पत्र को पढ़ा और फिर जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया। रात को समर ने प्रभा से कहा कि यदि वह उसकी शक्ति और प्रेरणा बन सके तो वह अपने और उसके सारे सपने पूरा कर सकेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि उसने अपनी पत्नी से शॉर्टकट में यही बताया कि तुम यदि मेरा साथ दोगी तो
तुम्हारे सारे सपने और अपने सारे सपने भी पूरा करूँगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर जो सज्जन मिले थे, समर उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। जैसा कि पहले मैंने बताया कि वहाँ एक अच्छे जेंटलमैन मिले जिससे उसकी बातचीत हुई, बातचीत अच्छी लगी और उसी बातचीत के सिलसिले में उसे पता चला कि महान वही बन सकता है जिसको खाने और पहनने की चिंता न हो, और जो आदमी भूख से लड़ रहा हो वह तो उसी में उलझ करके रह जाएगा। वही आदमी जिससे समर बहुत प्रभावित हुआ, आकर के उसने प्रभा को भी उस आदमी के जो विचार थे, थॉट थे, उसके बारे में बताया। उसे पछतावा हुआ कि उसने उनसे जान पहचान क्यों नहीं की। अब वह आदमी तो मिल तो गए, ऐसे ही बातचीत हुई, लेकिन इसने नहीं पूछा कि वह कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये जान पहचान उसने नहीं की, सिर्फ बातचीत करके रह गया। कुछ दिन बाद वही सज्जन समर को दिवाकर के घर मिल गए। अब वही सज्जन जो संजोग से एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मिल गए थे, वही यहाँ समर के घर मिल गए। कहने का मतलब कि वही शिरीष भाई थे, है ना, जो वहाँ मिल गए थे, लेकिन उस समय जान पहचान नहीं हुई, लेकिन दिवाकर के घर फिर वही मिल गए। तब इसको समझ में आया कि यही शिरीष भाई हैं, जो दिवाकर के चचेरे भाई थे। वे अपनी बहन का इलाज कराने आगरा आए हुए थे। उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराना था। मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पर दिमागी इलाज होता है, दिमाग का इलाज होता है, उसको मेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं। तो उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने के लिए आगरा आए हुए थे। कारण बहन को हिस्टीरिया के दौरे पड़ते थे, मतलब ये पागलपन के दौरे उनकी बहन को पड़ते थे, इसलिए वहाँ इलाज कराने आए थे। उसकी इस दशा का कारण स्वयं उनके घर वाले थे। कहने का मतलब कि उनकी बहन की जो यह दशा हुई थी, जो ये पागलपन का जो दौरा पड़ता था, उस दौरा का कारण दूसरा कोई नहीं, उनकी बहन के घर वाले अर्थात ससुराल वाले। उसका विवाह कम आयु में उस समय हुआ था जब उसके पति पढ़ रहे थे। जिस समय शिरीष भाई की बहन के पति पढ़ रहे थे, उस समय शिरीष भाई की बहन का विवाह उसके साथ हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने पढ़ाई करते करते ज़्यादा अधिक पढ़ाई कर ली, तो बाद में उन्हें अपनी पत्नी अनपढ़ और गंवार लगने लगी, जिसके कारण वे उसे बहुत टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे। पढ़ाई पूरी होने पर उन्हें लगा कि पत्नी अनपढ़ है। जब वे खूब पढ़ लिए तब उन्हें लगा कि उनकी पत्नी अनपढ़ है और उस पत्नी के साथ उनका निर्वाह नहीं हो सकेगा, जिसके कारण वे उसे टॉर्चर करने लगे। शिरीष भाई ने उसे मैट्रिक करा दिया था, पर अधिक चिंता के कारण उसकी यह स्थिति हो गई थी। हालांकि शिरीष भाई ने मेहनत करके अपनी बहन को मैट्रिक पास अर्थात क्लास 10 पास करवा दिया था। तलाक का कानून आ जाने पर वह उसे तलाक दिलवाना चाहते थे। तब तक तलाक का कानून नहीं आया था, तो शिरीष भाई चाहते थे कि तलाक का कानून जब पास हो जाए तो अपनी बहन का तलाक उसके पति के साथ करवा दे। समर के विचार में समस्या का समाधान तलाक नहीं था, लेकिन समर ने कहा कि इस समस्या का समाधान तलाक नहीं है। समर का तर्क था कि तलाक का कानून पास हो जाने पर शादी विवाह जैसे पवित्र बंधन को लोग मन बहलाव का एक साधन बना लेंगे। समर ने ये लॉजिक दिया कि तलाक कानून यदि पास हो गया तो शादी विवाह जैसे पवित्र बंधन को लोग मन बहलाव मतलब मनोरंजन, इंटरटेनमेंट का एक साधन बना लेंगे, इसलिए तलाक का कानून पास नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले शादी की और फिर तलाक हो गया। दोनों में बहस होती है और अंत में शिरीष भाई अपने तर्कों से समर को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब कि तब जब इसने तर्क दिया कि शादी विवाह यदि तलाक का कानून पास हो जाएगा तो शादी विवाह मन बहलाव का एक साधन बन जाएगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। दोनों में बहस छिड़ती है। फिर शिरीष भाई अपना तर्क देते हैं, अपना लॉजिक देते हैं, डिबेट शुरू हो जाता है। तो अंत में
समर उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है और उनकी बातों को मान लेता है। शिरीष भाई के अनुसार पिता की संपत्ति पर भाइयों के समान बहनों का भी अधिकार होना चाहिए। शिरीष भाई ने तर्क दिया कि माँ बाप की जो संपत्ति है उस संपत्ति पर भाइयों का जितना अधिकार है बहनों का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। समर की दृष्टि में ऐसी स्थिति में संपत्ति के बंटवारे को लेकर या तो बहनोई और भाइयों में या बहन और भाई में झगड़े होंगे। तो समर ने इसमें भी अपना तर्क दिया कि नहीं, यह बात अच्छी नहीं है। यदि इसमें भी पिता की संपत्ति पर भाई और बहन को बराबर का अधिकार यदि मिल जाए तो बहनोई और भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाएगा या बहन और भाई में झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए। भाई बहन के संबंध प्रेमपूर्ण नहीं रह जाएंगे। तब भाई और बहन का जो संबंध है वह प्रेम से भरा हुआ संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों का जब संपत्ति पर बराबर का अधिकार, भाई और बहन दोनों का संपत्ति पर बराबर का अधिकार हो जाएगा तो भाई और बहन में जो प्रेम रहता है वह प्रेम बरकरार नहीं रहेगा। शिरीष भाई ने तर्क दिया था कि संपत्ति में हिस्सा न होने पर बहन भाई की कृपा पर ही निर्भर करती है। शिरीष भाई ने बताया कि यदि बहन को संपत्ति में हिस्सा न दिया जाए तो बहन भाई की कृपा पर निर्भर रहती है, इसलिए उसको उस संपत्ति में बराबर का हिस्सा दे देना चाहिए जिससे वह अपने भाई की कृपा पर निर्भर न रहे, वह भी भाई के बराबर ही अपना अधिकार रखे, अन्यथा वह कुछ नहीं कर सकती। संपत्ति में हिस्सा मिल जाने पर उसे भाई पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है शिरीष भाई का। तो आगे देखते हैं शिरीष भाई और समर दोनों के बीच जो बहस छिड़ी हुई है, इस बहस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।